जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। सबकी बड़ी खबर के साथ एक मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में प्रचंड रैली। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ हुजूम बनाकर कांग्रेस पार्टी के जोरदार समर्थन की बातें कही है। दोस्तों बताएंगे आपको, सोनिया गांधी की ओर से भी बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी की चाल में फंसने से बचने के लिए कहा है। दोस्तों बताएंगे और भी क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। उसी के साथ में 6 बड़े ऐलान से बीजेपी बीआरएस पार्टी दोनों बौखलाई हुई है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त जलवा कायम है। बताएंगे आपको किस तरीके से चुनाव में जीत मिल रही है। दोस्तों डीबी सर्वे की ओर से दावा किया गया है। साथ साथ वसुंधरा राजे ने बीजेपी की पूरी राजस्थान की प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। दोस्तों बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे के नहीं आने के कारण गायब दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा फ्लॉप होती नजर आ रही है। साथ आपको बताएंगे, मोदी के जन्मदिन के दिन लोगों ने जमकर मनाया है बेरोजगारी दिवस। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के ट्वीट से 2 गुने ज्यादा ट्वीट लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस को लेकर किया है। दोस्तों और भी आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ एक और राज्य के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का होने जा रहा है अलायंस। बताएंगे कौन सा ये राज्य है दोस्तों। और सचिन पायलट को लेकर फिर से हनुमान बेनीवाल की ओर से टिप्पणी की गई है। बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। और 371 करोड़ के घोटाले के मुख्य साजिश करता है चंद्रबाबू नायडू, सीआईडी की ओर से कही गई है बात। और इंडिया गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री को ईडी की ओर से भेजा गया है समन। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तेलंगाना में अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। सोनिया गांधी इस दौरान मौजूद रही, जिन्होंने पार्टी की ओर से किए जा रहे 6 गारंटी खुद अपने नाम पर लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं ये सुनिश्चित कराऊंगी कि 6 गारंटी पूरी की जाए। तेलंगाना की जनता जैसे ही सोनिया गांधी भाषण देने के लिए आई वैसे ही जोर जोर से चिल्लाने लगे और सोनिया अम्मा जिंदाबाद इस तरीके के नारे लगाने लगे। दोस्तों सोनिया गांधी को लेकर तेलंगाना के लोग काफी ज्यादा भावुक नजर आते हैं, क्योंकि तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हो रहा था तब सोनिया गांधी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया था। तेलंगाना को एक राज्य बनाकर तेलंगाना के जनता के इमोशन को उन्होंने समझा था और यही बड़ा कारण है कि लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है सोनिया गांधी के साथ में। और सोनिया गांधी की मौजूदगी के कारण जिस तरीके का जोश नजर आया है, इसके बाद कांग्रेस तेलंगाना का चुनाव बड़े स्तर पर जीतने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। सोनिया गांधी ने बताया 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए पर मंथ कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए फ्री ट्रेवलिंग कराया जाएगा। 15,000 रुपए पर एकड़ किसानों को दिया जाएगा। 12,000 रुपए पर ईयर रायतू कुली को दिया जाएगा, जबकि 500 रुपए पर क्विंटल के धान के दाम बढ़ाए जाएंगे एमएसपी पर। ये 6 के 6 बड़े वादे हैं जो तेलंगाना के अंदर पूरे चुनाव को पलटने जा रहे हैं। दोस्तों लगभग 12 लाख लोग इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तमाम न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट किया है कि इस तरीके का जन सैलाब तेलंगाना की राजनीति में अब तक नहीं देखा गया था, जैसा कि अभी देखा जा रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी के जाल में ना फंसे, लोगों के मुद्दों की करे बात, उस पर रखे ध्यान। सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दे दी है कि कार्यकर्ता इस बात पर ध्यान केंद्रित करे कि कांग्रेस और वे राजनीति में क्यों हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो भारत माता की आवाज पर ध्यान देंगे और उस आवाज को वास्तविक मुद्दों में तब्दील करेंगे। राहुल गांधी की यह टिप्पणी सनातन धर्म पर डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बीच में आया है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कुछ नेताओं ने ये विचार दिया है कि पार्टी को इस तरीके के मुद्दों से दूर रहना चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि आपके मन में विचारधारा को लेकर स्पष्टता है या नहीं है। उनके शब्द थे कि कांग्रेस कोई संगठन आधारित पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसका एक संगठन है। ये आंदोलन है जो संगठन को चलाता है और न कि संगठन जो आंदोलन को चलाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि गांधी ने वैचारिक स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया है और हम लोग सीडब्ल्यूसी की बैठक में स्पष्ट सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बीजेपी के जाल में नहीं फंसना है। यानी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही भाषा बोलते हुए पार्टी के नेताओं से इस बात से बचने के लिए कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ट्रैप में ना फंसे, बल्कि जनता के आधारित मुद्दों पर ही केवल चर्चा करे। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का एक नया मंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब 2 दिन से लगातार चिंतन मंथन कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। साथ ही खड़गे ने कहा कि तेलंगाना के इंचार्ज अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का हैदराबाद में बैठक का निमंत्रण देने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें पीसीसी डीसीसी ब्लॉक कमेटी पर पूरा काम करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो संगठन के महासचिव को मिलिए, अगर वहां भी दिक्कत सॉल्व नहीं हो पाती तो मुझसे मिलकर इन मुद्दों को सुलझाइए। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हमें यही तत्परता लोकसभा चुनाव तक बनाए रखनी है। युवाओं तक कांग्रेस पार्टी की पहुंच को और मजबूत करना है। खड़गे ने इस बैठक के समापन के दौरान कहा कि 18 से 25 वर्ष के मतदाताओं तक हमको पहुंचना है, हमें उन्हें विचारधारा से जोड़ना है, अपने इतिहास के बारे में उनको बताना
है, हमें युवा वक्ताओं की फौज तैयार करनी है जो हमारी पार्टी की विचारधारा को युवा तक पहुंचाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया जीत का मंत्र। इसके बाद CWC को लेकर तस्वीरें भी शेयर की गई है दोस्तों, जो काफी ज्यादा ऐतिहासिक तस्वीर कही जा सकती है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को जोरदार तरीके से राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काफी ताकत का इस्तेमाल किया और हैप्पी बर्थडे मोदी जी इस तरीके से ट्रेंड कराने की कोशिश की, लेकिन 1,81,000 पोस्ट हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री मोदी जी किया गया। लेकिन इसके काउंटर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पर 3,81,000 पोस्ट किए गए, यानी लगभग 2 गुना पोस्ट कराया गया। और इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम पर भी हैशटैग चलाया गया, इसमें लगभग 3 लाख पोस्ट किए गए हैं। यानी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे की बधाई देने से ज्यादा नंबर में पोस्ट लोगों ने बेरोजगारी दिवस को लेकर किया है। आप लोगों ने 17 सितंबर को क्या मनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन या फिर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी का BRS पार्टी और बीजेपी पार्टी पर खुला निशाना, बोले हम BRS पार्टी का एक ही मतलब समझते हैं, बीजेपी रिश्तेदार समिति यानी BRS। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बीजेपी राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कमी खल रही है और समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई प्रमुख चेहरा अभियान का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजे भीड़ खींचने वाली थी और अपनी रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में प्रेरणा और उत्साह लाती थी। उन कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे अलग अलग स्थानों पर इन यात्राओं में शामिल होने से कतरा रहे हैं। उनका दावा है कि उनका तथाकथित स्थानीय नेताओं से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पार्टी में एक चेहरा नहीं बल्कि कई चेहरे हैं जो आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में पार्टी नेताओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रैली में भीड़ नहीं थी बल्कि खाली कुर्सियां ही सुर्खियां बनी थी। पोखरन विधानसभा से गुलाब सिंह कहते हैं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रैलियां निकालती थी तो चारों ओर उत्साह देखने को मिलता था, महिलाएं भी इसमें शामिल होती थी। आजकल महिलाओं की भागीदारी भी कम हो गई है। साथ साथ दोस्तों महिलाओं की भागीदारी कम होने को लेकर यह बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी को समझ में आने लगा है कि वसुंधरा राजे के नहीं मौजूदगी के कारण भाजपा को दोहरी मार पड़ रही है। एक और कार्यकर्ता नहीं आ रहे, दूसरी ओर महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी काफी कम हो गया है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। बीजेपी राजस्थान के अंदर सत्ता विरोधी लहर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और धीरे धीरे लहर उल्टा पड़ जाएगा और राजस्थान के अंदर प्रो कांग्रेस लहर डेवलप हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान को लेकर DB लाइव की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी 94 से लेकर 122 सीटें, बीजेपी 60 से लेकर 88 सीटें और अन्य 8 से लेकर 28 सीटें जीत सकते हैं। साथ साथ दोस्तों लोकतंत्र की रक्षा हमारी साझी जिम्मेदारी है, संविधान की रक्षा हमारा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के सदस्यों की ऊर्जा और दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लक्ष्य जरूर पूरा होगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। राहुल गांधी ने CWC की तस्वीर शेयर करते हुए ये टिप्पणी की है। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को एक और फ्रेश सेटबैक दिया है, झटका दिया है। सीनियर बीजेपी के नेता और फॉर्मर MLA श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के चीफ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले नागेश्वर रॉय ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। दोस्तों साथ साथ ED के सामने 23 सितंबर को होंगे CM हेमंत सोरेन पे समन को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के समन को चुनौती देने के लिए रविवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने एजेंसी से कहा कि वह उनके खिलाफ समन वापस ले ले, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल दोस्तों सोमवार को उनके मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र उन विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ED का इस्तेमाल कर रहा है जो सरकार के साथ काम नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तारीखों के नजदीक आने के साथ साथ सत्ताधारी NDA गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है। याचिका में आगे कहा जा रहा है कि ED ने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हाल फिलहाल में ED के डायरेक्टर को भी चेंज किया गया और इस तरीके के समन भेजे जाने पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवराज दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल इलाके के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर यह इलाका इन दोनों नेताओं का ही है, लेकिन इस बार कौन बाजी मारेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली बार ये नेता विधानसभा का चुनाव अलग होकर लड़ रहे हैं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में कोई युवराज महाराज नहीं होता, जनता ही राजा होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले की बात पर उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से राजनीति में हमेशा संगठन की बात होती है, व्यक्ति विशेष की बात ना तो होती है और ना ही होनी चाहिए। ग्वालियर चंबल के इलाके में हमारे पास आज भी अनेकों दिग्गज हैं। हमें दिख रहा है कि एक संभाग में एक व्यक्ति का दायित्व नहीं रहता है। ग्वालियर चंबल के इलाके में हमारे अनेक बड़े नेता हैं, हम सभी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। युवराज वर्सेस महाराज। पूर्व मंत्री जयवर्धन की ओर से कही गई इन बातों पर काफी ध्यान देने की जरूरत है,
सकते, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि जितने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लोग गए हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के अंदर, उनका दबदबा है, वो लोग वापसी कर सकते हैं। वो विधायक के पद पर नहीं है, इसके बावजूद वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ वापस आ जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाकर उनको केवल बीजेपी में धोखा मिला है। कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, उनकी वापसी होगी तो जरूर वापसी कराया जाएगा। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान बीजेपी के कई सारे नेताओं की उम्मीद जगी हुई है। बीजेपी के कई लोग मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार मुख्यमंत्री के पद से हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और यही बड़ा कारण है कि शायद कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए केंद्रीय उड्डयन मंत्री और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यही उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री का पद खुला हुआ है, और बीजेपी इस बार का चुनाव किसी नाम पर नहीं लड़ रही बल्कि प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ रही है, यानी राज्य के किसी नेता का नाम आगे करके चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे अंदर एक ज्वालामुखी थी, अगर जनता मौका देगी तो बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन 15 महीने का झूठ, लूट और फूट की सरकार स्थापित हो गई। आशा और अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया गया, वादा खिलाफी की गई, मुझे ललकारा गया, सड़क पर आओ तब आप क्या करोगे, तब मैंने ये फैसला लिया है, मुझे कुर्सी पानी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, नेता इशारों में बात करते हैं, उनका ये कहना मात्र कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट तौर पर इस बात के संकेत हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका भी मौका बन सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि शिवराज सिंह चौहान के इतर बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीतती है तो बनाएगी। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों, लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ संसद के विशेष सत्र की शुरुआत बीते दिन हो गई, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। विपक्ष के भी नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, डीएमके के प्रमुख, इस दौरान मौजूद रहे। साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी मौजूद रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर इस दौरान प्रस्ताव दिया है कि महिला आरक्षण पास होना चाहिए। देखते हैं बीजेपी आज किस तरीके के बिल लेकर आती है दोस्तों, और किस तरीके के कानून पास कराने की कोशिश करेगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ बीजेपी और बीआरएस पार्टी के साथ साथ अब टीडीपी पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में तगड़ा झटका दिया है। देवार काडरा के कई सारे गाँव के कई सारे टीडीपी और बीआरएस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों, इसकी तस्वीरें भी शेयर की गई है। साथ साथ लखनऊ के अंदर आज किसान महापंचायत सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस दौरान मौजूद होने वाले हैं। इको गार्डन में सुबह 10 बजे आज महापंचायत शुरू होने जा रही है, और बड़ी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है। इको गार्डन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ साथ कपिल सिब्बल की टिप्पणी, कहा राम मंदिर बना दिया तो आप राम नहीं बन गए, राम तो वही है जो राम के रास्ते पर चले। असली सनातनी गांधी जी थे जो सच्चाई के आधार पर चलते थे, न कि सूट बूट और कॉर्बेट पार्क जाते थे। साथ साथ दोस्तों, बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे विजयेंद्र को बीजेपी का कर्नाटका का चीफ बनाने को लेकर अपने नेताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएस येदियुरप्पा चाहते हैं कि अगर जेडीएस के साथ में बीजेपी का अलायंस होगा तो वोकालिगा समुदाय से जुड़ी हुई पार्टी का बीजेपी के साथ में आने के बाद लिंगायत समुदाय के लोग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील कर सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि बीजेपी एक ऐसे लिंगायत समुदाय के नेता को अपना अध्यक्ष बनाए जो समाज में मान्य हो। और बीजेपी को, क्योंकि लिंगायत समुदाय का सबसे ज्यादा वोट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बेस ही लिंगायत समाज है, तो ऐसे में येदियुरप्पा के बेटे को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनकी ओर से भी दबाव डाला जा रहा है, और दूसरी ओर कई और नेताओं के अपने भी गुट है जो अलग तरीके का दबाव डाल रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को लेकर बड़ी जानकारी है। बैठक के दौरान हैदराबाद में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए, केसीआर की तारीफ की गई, कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष कसा गया। ओल्ड एज पेंशन से लेकर तमाम तरीके के पेंशन को लेकर, योजनाओं को लेकर केसीआर की तारीफ की गई। सवाल ये खड़ा होता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक और कांग्रेस पार्टी के प्रचार से किसको दिक्कतें हो रही है। आप लोग जानते होंगे किस पार्टी के लोगों ने इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए हैं। साथ साथ दोस्तों, पूर्वोत्तर की 25 में से 22 सीटें जीतने का दावा बीजेपी के नेता करने लगे हैं। असम बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वो लोगों के दरवाजे पर जाए, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाओं के बारे में जानकारी दे। देश के पूर्वोत्तर राज्य में 25 लोकसभा की सीटें हैं। असम में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं। भगवा खेमे में यहाँ कम से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब बीजेपी असम में 12-13 सीट जीत ले। असम में अब एक नई लोकसभा की सीटें भी आ गई है। बीजेपी को उम्मीद लग रहा है कि ये सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि दोस्तों, अभी तो पूरी स्थिति धीरे धीरे करके बदलने जा रही है। इंडिया गठबंधन की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत इन्हीं क्षेत्रों के अंदर होने वाली है। खासकर पूर्वोत्तर पर फोकस किया जाएगा। 25 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। मुकाबला इस बार जबरदस्त पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाला है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के साथ चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने की
योजना बनाई है। बड़ी जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लेकर बातचीत कर रही है। मिली जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी छत्तीसगढ़ में अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनकी मुलाकात में क्या चर्चा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा जो नाले की गैस से चाय बनाए, टायर की ट्यूब में भरकर गैस से खेत में पंप चलाए, नारियल के जूस निकाल कर पिए, बादलों में छुपकर रडार से बचे, ऐसे वैज्ञानिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं। यानी आप लोग जानते हैं कि किस नेताओं को लेकर ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। साथ साथ एशिया कप में टीम इंडिया के जीतने के बाद बोले अखिलेश यादव, कहा बड़ी जीत बड़ी टीमशिप का कमाल होता है। साथ साथ दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी, कहा 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नूह हिंसा के दूसरे केस में फंसे एमएलए मामन खान को 2 दिन का और पुलिस रिमांड मिला है। मोबाइल लैपटॉप जब्त किए गए हैं। दोस्तों देखते हैं किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये कार्रवाई सच में ठीक की जा रही है या फिर पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते हैं कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद क्या बीजेपी के लोगों को, खासकर बीजेपी के समर्थकों को शांत रखने के लिए इस तरीके की गिरफ्तारी की गई है? बड़े सवाल है जिसका जवाब जल्द सामने आ जाएगा जब रिपोर्ट कोर्ट पहुंचेगी और कोर्ट की ओर से निर्णय लिया जाएगा। साथ साथ सचिन पायलट ने सीएम पद की दौड़ के दौरान 5 बार मुझे फोन करके सहयोग की अपील की थी। इस शर्त पर मैंने आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन उन्हें दिया कि वे सीएम बनेंगे। हनुमान बेनीवाल की ओर से की गई इस टिप्पणी के बाद यह समझा जा सकता है कि वो सचिन पायलट को लेकर जो बातें कर रहे हैं कि सचिन पायलट ने उन्हें धोखा दिया है, शायद इसी कारण वो टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट के समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं है और अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं। दोस्तों ये बात तो तय है कि राजस्थान के अंदर एक नए तरीके का समीकरण बन रहा है। हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने भी एक नया नेता नागौर के क्षेत्र में प्रमोट करना शुरू कर दिया है। देखते हैं किस तरीके के समीकरण आने वाले दिनों के अंदर डेवलप होंगे। दोस्तों आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने 22 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU के इलेक्शन के लिए शुक्रवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। डूसू के 2019 में हुए चुनाव में ABVP ने 4 में से 3 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार NSUI के चांस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दी है और कन्हैया कुमार NSUI के बारे में काफी जानकारी रखते हैं दोस्तों और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्हें पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। देखते हैं क्या कन्हैया कुमार का नेतृत्व NSUI को इस बार फायदा पहुंचाएगा और क्या NSUI 4 में से 3 सीटें जीतेगी या फिर चारों सीटें जीतेगी या अध्यक्ष का पद जीतेगी। जो भी अपडेट आएगी जल्द आपके सामने पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ एक और बड़ी खबर की माने तो कश्मीर में शहीद हुए मेजर आशीष के घर पहुंचे सीएम खट्टर, हर संभव मदद की बातें करने लगे। शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और पत्नी के योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने की बात उन्होंने कही है। देखते हैं वादा कब पूरा किया जाता है। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को केंद्र से सूचना के अधिकार यानी RTI अधिनियम के तहत आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में मांगी गई कुछ जानकारी से संबंधित एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट RTI कार्यकर्ता सौरभ दास की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के नवंबर 2020 में उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने कहा था कि ऐप के संबंध में पर्याप्त जानकारी पहले ही सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश पीठ ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी समेत विभिन्न उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील को निर्देश दिया है कि ऐप से संबंधित फाइल नोटिंग के संबंध में एक विशिष्ट हलफनामा दायर करे। क्या ऐप के निर्माण और विकास में शामिल लोगों के बीच कोई संचार हुआ था? क्या योगदानकर्ताओं और सलाहकारों से कोई लिखित संचार प्राप्त हुआ था? क्या कोई लिखित प्रतिक्रिया दी गई थी? क्या कोई नोट्स, मेमो इत्यादि वाली कोई फाइल तैयार की गई थी या ये चीजें सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मौखिक रूप से हुई थी? ये सवाल है दोस्तों। देखते हैं कोर्ट की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है। वहीं पर 371 करोड़ के घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं चंद्रबाबू नायडू। TDP के चीफ ने रचा करप्शन का पूरा खाका। इस तरीके से CID ने दावा किया है। आंध्र प्रदेश के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख N संजय ने कौशल विकास घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान इस भ्रष्टाचार का पूरा खाका तैयार किया है। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि यह 371 करोड़ रुपए के सरकारी धन का घोटाले का मामला है। ये पैसा AP सरकार की ओर से सीमेंस नामक कंपनी को नॉमिनेशन के रूप में दिया गया है। इस तरह महज नामांकन के आधार पर ही पैसा सरकार के हाथ से बाहर चला गया। 371 करोड़ रुपए में से 241 करोड़ रुपए दूसरी प्राइवेट कंपनी को जा रहे थे। ED की जांच में भी ये बातें सामने आई है। साथ साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज ने एशिया कप में जबरदस्त परफॉर्म किया, लोगों ने जबरदस्त सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो जानते हैं आप लोग किस पार्टी के समर्थक होंगे या किस
विचारधारा के समर्थक होंगे जिन्होंने राना अयूब के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। राना अयूब ने लिखा कि मोहम्मद सिराज यू आर द हीरो। इस पर ट्वीट करते हुए चैड इन्फी नाम के एक व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मीनवाइल सिराज इन नेट प्रैक्टिस, और इसमें लोग दिखाए गए हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। एक तरीके से इस्लामोफोबिक तस्वीर दिखाकर कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को ही टारगेट करने की कोशिश की गई है। आप लोग जानते हैं कि देश में किस तरीके की नफरत का मामला सामने आता रहता है, आए दिन इस्लामोफोबिया उभर कर सामने आता है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के 119 सिपाही 119 विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर गारंटी कार्ड का वितरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। सर दोस्तों बताइए कि आज जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, स्पेशल सेशन, क्या इसके अंदर मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? क्या यूसीसी को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फैसला लिया जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं, ये अपने आप में भी अप्रत्याशित है। और बीजेपी के नेताओं की 11 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक बुलाई गई है। सारे नेताओं सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं किस तरीके की रणनीति बीजेपी ने बनाई है और विपक्ष की ओर से क्या रिस्पॉन्स किया जाने वाला है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का। जय हिंद जय भारत।